व्हाट इज द अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि आपने साल भर अपना कंपनी चलाया, ठीक है, उसमें बहुत सारा पैसा आया, बहुत सारा पैसा गया, बहुत सारा सामान आपने खरीदा, बहुत सारा बेचा, ठीक है, बहुत इनकम हुआ, बहुत एक्सपेंसेस हुआ, लॉसेस हुआ, कुछ प्रॉफिट हुआ। तो साल के अंत में आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पूरा ईयर एंड, पूरा साल भर का क्या स्टेटस था, कितना प्रॉफिट आया, कितना नुकसान हुआ, ठीक है, कैसे पता चलेगा। तो वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, उसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। और वो भी एक कैसा नहीं, ऐसा नहीं कि आप कोई भी स्टेप कभी भी कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं होता, एक प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। पहले कुछ स्टेप्स फॉलो, पहले कुछ रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, उसके बाद कुछ और करना पड़ता है, उसके बाद कुछ और करना पड़ता है। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल की, शुरू से अंतिम तक का जो प्रोसेस होता है पूरा अकाउंटिंग का, वो उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि चालू कैसे हो रहा है। व्हाट इज द अकाउंटिंग साइकिल? द अकाउंटिंग साइकिल इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है, ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट इज द बिजनेस डेटा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कि बिजनेस डेटा होता है, फॉर अ पर्टिकुलर रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से अंतिम फाइनेंशियल ईयर के एंड तक का पूरा डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। हर साल का अलग रिकॉर्ड होता है। तो वही मेंशन है कि अकाउंटिंग साइकिल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो कि वित्तीय जानकारी मतलब फाइनेंशियल जानकारी और इसको कह सकते हैं बिजनेस डेटा को एक निश्चित समय अवधि जैसे कि एक साल के लिए रिकॉर्ड और तैयार किया जाता है। अब इसके स्टेप्स देखते हैं। पहला स्टेप क्या है हमारा, ओपनिंग एंट्री, और दूसरे भाषा में कह सकते हैं ओपनिंग बैलेंस। अब ये क्या होता है, देखिए जब आप इस साल का अकाउंट बनाना चालू करेंगे, फाइनेंशियल ईयर के शुरू से जो अकाउंट बनाना शुरू करेंगे, तो उसके हर अकाउंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। उसकी वैल्यू क्या होगी, जो पिछले साल का जो बैलेंस बचा था वो इस साल आप इस साल के रिकॉर्ड में शुरू में लिखेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग एंट्री। अकाउंटिंग साइकिल की शुरुआत होती है ओपनिंग एंट्री से। ओपनिंग एंट्रीज क्या होता है, मतलब पिछले साल या फिर पिछले रिपोर्टिंग पीरियड या पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो बैलेंस बचे थे, हर अकाउंट्स के जो भी बैलेंस बचे थे, वो इस साल उन अकाउंट्स में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। देखिए आपको याद होगा कि जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, वो टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं, हर साल नए बनते हैं, है ना। तो जब इस साल जब नया बन रहा है तो उसके अकाउंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। पिछले साल में जो बैलेंस बचा था वो इस साल हम शुरू में लिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। क्लियर? तो ओपनिंग एंट्रीज मतलब लास्ट ईयर का बैलेंस इस साल की शुरुआत में लिखा जाता है। ओपनिंग एंट्रीज और द स्टार्टिंग रिकॉर्ड्स आर पास्ड इन द जनरल लेजर। ठीक है, तो यहाँ पर साल की शुरुआत की पहली एंट्री कैसे होती है, ओपनिंग एंट्री से, और इसको कहाँ लिखा जाता है, जनरल लेजर में। जनरल लेजर क्या होता है, अब बेसिकली जनरल लेजर एक मेन अकाउंट्स की बुक होती है। इसमें बिजनेस के सारे अकाउंट्स, ठीक है, जैसे से कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, यहाँ पर सब हम एक जगह पर मेंटेन करते हैं, एक जगह लिखते हैं, जिसको हम मेन बुक ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। इसमें बहुत टाइप के अकाउंट्स होते हैं, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब पूरा बिजनेस यहाँ पर एक जगह लिखा जाता है, एक बुक में लिखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं जनरल लेजर। ठीक है, पहले जब हम डेली जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उनको सीधा हम जनरल लेजर में नहीं डालते हैं, उनको हम जर्नल एंट्रीज में डालते हैं, जो कि जर्नल कहा जाता है। बेसिकली इसमें हम डेली ट्रांजेक्शन लिखते हैं, जैसे कि आज मान लीजिए सुबह 2000 का सेल हुआ, शाम को 5000 का सेल हुआ। ठीक है, तो ये हम जर्नल एंट्रीज में हुआ। लेकिन वही चीज पर जब ये जो 2000 और 5000 की बात किया मैं, ये हम लिखते हैं जर्नल में। अब यही चीज को जब हम जनरल लेजर में लिखते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, 2000 5000 अलग अलग नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे कि आज जो सेल्स हुआ वो कितना होगा, 2000 प्लस 5000 इक्वल टू 7000। तो जनरल एंट्री में जाएगा कि 7000 का सेल्स अकाउंट हुआ। ठीक है, तो मतलब जनरल लेजर में क्या होता है, समराइज हो रहा है, हर अकाउंट्स का समराइजेशन हो रहा है। पहले हम डेली एंट्री किसमें करते हैं, जर्नल में, फिर उसको ट्रांसफर करते हैं जनरल लेजर में, ऑर्गेनाइज करते हैं। क्लियर? तो पहले जर्नल होता है, पहले जर्नल होता है, उसके बाद हमारा जनरल लेजर होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर द बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। ये तो हम पहले ही बोल लिए कि ओपनिंग एंट्रीज क्या होता है, ये वो बैलेंस होते हैं जो पिछले साल के रिपोर्टिंग पीरियड से कैरी फॉरवर्ड होते हैं। नेक्स्ट स्टेप, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, दैट इज जनरल एंट्री। इसके बारे में हमने पहले बात की कि
यहाँ पर क्या होता है, डेली का जो भी काम हो रहा है, डेली में जो भी इवेंट हो रहा है, चाहे कुछ कोई भी इवेंट हो, ठीक है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं किसमें, जर्नल एंट्री। ठीक है, जैसे कि जर्नल में 1 जनवरी को हुआ 10,000 का सेल, 2 जनवरी को हुआ 5,000 का सेल, तो जर्नल लेजर में क्या जाएगा बाद में। पहले अभी हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज की बात करें, ये एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है कि डिफरेंस क्या होता है जर्नल एंट्री और जर्नल लेजर में, डिफरेंस क्या होता है। जर्नल में हम एक एक चीज लिखते हैं और जर्नल लेजर में उसका समराइजेशन लिखते हैं। ठीक है, कि सेल्स अकाउंट में टोटल कितना हुआ, 15,000। ठीक है, जैसे आप मंथली जर्नल लेजर बना रहे हैं, तो जनरल लेजर क्या होता है, ऑल अकाउंट्स इन वन प्लेस इन द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। इसमें हमको बिग पिक्चर दिखता है, टोटल अमाउंट दिखता है। और जनरल एंट्रीज क्या होता है, एक एक इंडिविजुअल एंट्री को हम लिखते हैं। ठीक है, तो ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद दूसरा है डन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि आप डेट वाइज टाइम वाइज लिखते हैं, है ना, कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, टाइम किस डेट को किस टाइम पे क्या हुआ। तो सारे जो हम जर्नल में एंट्रीज करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द जर्नलाइजिंग और जर्नल एंट्री। ठीक है, इसको हम जर्नलाइजिंग भी बोलते हैं और जर्नल एंट्रीज भी बोलते हैं। तीसरा स्टेप, अब देखिए वही बात हो रही थी कि पहले आप जर्नल एंट्रीज करते हैं, वो हो जाने के बाद फिर आप मंथ एंड में जैसे उस पूरे एंट्रीज को आप जर्नल लेजर में ट्रांसफर करते हैं। तो वही लिखा है, थर्ड स्टेप हमारा पोस्टिंग टू जर्नल लेजर और लेजर अकाउंट। इसको जर्नल लेजर को हम शॉर्ट फॉर्म में या फिर कॉमन टर्म्स बोलते हैं लेजर अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट हेड्स, दैट इज द टाइप ऑफ अकाउंट्स लाइक कैश और सेल्स, आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब अब देखिए जनरल लेजर में मैंने बोला था कि बहुत टाइप के अकाउंट्स होते हैं, राइट, कहाँ गया वो, इधर नहीं, हाँ, जैसे कैश अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, परचेस अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया। तो बहुत टाइप के अकाउंट्स होते हैं जो हम मेन बुक ऑफ अकाउंट जो कि जनरल लेजर बोलते हैं उसमें लिखते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट हेड्स का मतलब क्या होता है, अकाउंट हेड्स मतलब कुछ नहीं, मतलब मान लीजिए कि बस टॉपिक का नाम। ठीक है, जैसे कैश अकाउंट हो गया एक टॉपिक, वो तो उस अकाउंट को हम बोलेंगे अकाउंट हेड। ठीक है, तो बेसिकली अकाउंट हेड्स क्या हुआ, टाइप ऑफ अकाउंट लाइक कैश, सेल्स एक्सेट्रा। दे आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब वो किस कैटेगरी का अकाउंट है उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज करते हैं और उस अकाउंट में लिखते हैं। जैसे कि अकाउंट हेड्स मतलब अलग अलग अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट एंड सो ऑन, इन्हें जनरल लेजर में बनाया जाता है। नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, एसेट्स, कौन सा अकाउंट एसेट्स है, कौन सा अकाउंट लायबिलिटी का है, कौन सा अकाउंट इनकम का है, कौन सा अकाउंट एक्सपेंस का है, ये सब कैटेगराइज करने के बाद उस हिसाब से उस अकाउंट हेड में हम एंट्री करते हैं। ठीक है, जैसे फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे अकाउंट भी अलग अलग हेड्स में डिवाइड होते हैं। अकाउंट हेड्स मतलब शॉर्ट फॉर्म में मतलब ये समझिए, अकाउंट हेड्स मतलब कुछ नहीं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अकाउंट या फिर अलग अलग अकाउंट के टॉपिक और कुछ नहीं। ठीक है, अब जनरल एंट्रीज आर पोस्टेड इन द जनरल एंट्रीज आर पोस्टेड टू द जनरल लेजर दैट इज ट्रांसफर टू अकाउंट। वही बात हो रही थी कि पहले जनरल एंट्री लिखते हैं, बाद में हम जनरल लेजर में ट्रांसफर करते हैं। इस स्टेप में हम जनरल लेजर में पोस्ट करते हैं। कहाँ से आ रहा है वो डेटा, हमारा जर्नल एंट्री से आ रहा है, मतलब स्टेप 2 से आ रहा है। ठीक है, स्टेप 2 में जर्नल एंट्रीज हुआ, स्टेप 3 में जर्नल लेजर बना। चौथा पॉइंट, बैलेंसिंग ऑफ द लेजर। अब देखिए टाइम टाइम पे पीरियडिकली हम लोग सारे अकाउंट हेड्स को बैलेंस करते हैं, उसका पूरा टोटल सम निकालते हैं, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट लॉस हुआ, सॉरी कितना क्रेडिट कितना डेबिट हुआ, और टोटल उसका अकाउंट बैलेंस निकालते हैं। तो इस स्टेप में वही होता है कि यहाँ पर हर इंडिविजुअल लेजर अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है। मतलब जैसे कि कैश अकाउंट का टोटल बैलेंस, सेल्स अकाउंट का बैलेंस, परचेस अकाउंट का बैलेंस एंड सो ऑन। ये अकाउंट ये स्टेप पे हम अकाउंट वाइज कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो उसी को अब देख लेते हैं क्या लिखा है। ऑल अकाउंट इन द जर्नल लेजर आर बैलेंस पीरियडिकली, दैट इज द टोटल्स आर चेक। ठीक है, तो लेजर अकाउंट जो हमारा जर्नल लेजर होता है उसमें बहुत सारे अकाउंट हेड्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो हर टॉपिक का, हर अकाउंट हेड का हम टोटल बैलेंस निकालते हैं। लेजर अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का टोटल निकाला जाता है, डिफरेंस निकालकर बैलेंस किया जाता है। ठीक है, ये काम हम टाइम टाइम पे या फिर पीरियडिकली करते हैं। ठीक है, इस बैलेंस निकालना मतलब क्या होता है, डेबिट साइड का टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, उनका डिफरेंस होता है हमारा बैलेंस। ठीक है, मतलब बैलेंस क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड। एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे जनरल एंट्रीज में आया था कि कैश आया आपका 5 लाख, कैश गया 3 लाख, है, तो बैलेंस कितना हुआ 5 - 3 = 2। तो बैलेंस क्या होता है, टोटल डेबिट माइनस टोटल क्रेडिट। तो हम जितने भी अकाउंट हेड्स होते हैं उनके सबके बैलेंस निकालते हैं।
ठीक है, डिफरेंस निकालते हैं। और फिर पांचवा स्टेप होता है, हमारा प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अब देखिए इस स्टेप में क्या किया था हमने, इस स्टेप में क्या किया कि सारे अकाउंट हेड्स का बैलेंस निकाले, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, उस बैलेंस को डबल चेक करेंगे कि बैलेंस, ओके इसको ऐसे समझिए, यहां पर आपने हर अकाउंट का बैलेंस निकाला। अब ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या होता है कि सारे जो बैलेंस होते हैं, बहुत सारे अकाउंट सेट्स थे तो हर अकाउंट का बैलेंस हुआ। अब बेसिकली एक लिस्ट बनाते हैं कि किस अकाउंट का कितना बैलेंस हुआ, उस लिस्ट को हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसमें लेजर अकाउंट्स के बैलेंस लिखे जाते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या किया हमने, हर अकाउंट का बैलेंस बनाया। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक लिस्ट होता है जिसमें सारे कैश अकाउंट हो, सेल्स अकाउंट हो, परचेस अकाउंट हो, जो भी अकाउंट हो सबका बैलेंस लिखते हैं। बस इसी को हम, इस स्टेटमेंट को हम, इस रिपोर्ट को हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर सारे लेजर बैलेंस का एक लिस्ट लिखा जाता है और डेबिट इक्वल टू क्रेडिट चेक किया जाता है। मतलब हम चेक करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट बराबर हुआ कि नहीं, ठीक है। इसका पर्पस होता है चेक करना कि अकाउंट सही है या नहीं, चेक करना है कि टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट होता है या नहीं। ये ओवरऑल स्टेप, मतलब ये स्टेप में हम ओवरऑल चेक करते हैं कि सब कुछ बराबर है कि नहीं, ठीक है। फोर्थ स्टेप से क्या डिफरेंस था कि फोर्थ स्टेप में हम क्या कर रहे थे, इस स्टेप में क्या कर रहे थे कि पहले बैलेंस निकालना पड़ेगा तभी तो लिस्ट बनेगी, है ना। यहाँ पर हम बैलेंस निकाल रहे थे तभी तो हम ट्रायल बैलेंस में पूरा लिस्ट बनाएंगे। तो स्टेप 4 में क्या होता था, स्टेप 4 में हम हर अकाउंट का लिस्ट बनाते थे, हर अकाउंट का बैलेंस बनाते थे। और स्टेप 5 में पूरे जितने भी अकाउंट्स के क्या बैलेंस है उसका एक लिस्ट बना। क्लियर ये पॉइंट, ठीक। आगे देखते हैं। तो अ ट्रायल बैलेंस मतलब ये तो हमने जनरल भाषा में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब मैनुअल में क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो देखते हैं। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट और लिस्ट शोइंग बैलेंसेस ऑफ डिफरेंट लेजर अकाउंट्स। क्लियर, ऑलरेडी बात हो गई। यूज टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी और मैथ्स करेक्ट, मतलब यहाँ पर वही चेक करते हैं कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है कि नहीं, अकाउंट्स पूरा बराबर करते हैं, डबल चेक करते हैं। और देखिए अब बराबर होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या हो गया कि जैसे कि हम एक्यूरेट कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि ट्रांजेक्शन हम उस दिन रिकॉर्ड करते हैं जब वो हो, ना कि जब पैसा आए पैसा जाए, है ना। तो उस बेस पे आपका जर्नल एंट्रीज हो रहा है और जर्नल लेजर बन रहा है, ठीक है। तो लेकिन जब पैसा आया नहीं, मतलब क्रेडिट और डेबिट बराबर यहाँ पर होगा नहीं ना, ट्रायल बैलेंस में बराबर होगा नहीं, राइट। तो उसके लिए आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। 6 स्टेप यहाँ पर हम एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि कितने का मतलब सारे बैलेंस को हम वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं और निकालते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना गलती लग रहा है, ठीक है, कितने कहाँ गलत चीज लग रही है। और उसके बाद 6 स्टेप में उस जहां गलतियां हैं, मतलब जहां बैलेंस नहीं हो रहा है चीजें, वहां उसको हम यहाँ पर बैलेंस करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड में यूजुअली होता है। यहाँ पर क्या करते हैं बेसिकली, एडजस्टमेंट एंट्रीज, करेक्शन और अपडेट्स आर पास टू एडजस्ट रेवेन्यूज और इनकम अर्न सॉरी, और एडजस्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट इनकम। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ईयर एंड में कुछ एंट्रीज हमको करेक्ट करने पड़ते हैं, है ना, कि ईयर एंड पे कुछ एंट्रीज करेक्ट करने के लिए एडजस्ट एंट्रीज पास की जाती है। ये एंट्रीज एक्चुअल इनकम और एक्सपेंस दिखाने के लिए जरूरी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि इस साल आपने कोई सामान किसी को बेचा, लेकिन आपको पैसा नहीं मिला, है ना, लेकिन ईयर एंड में जो रिपोर्ट बनेगा उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि ये पैसा मिलना था, है ना, तभी तो आप एक्सपेंस और मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड को बैलेंस कर पाएंगे। तो वो जो एडजस्टमेंट होता है वो आपको ईयर एंड में करना पड़ता है, देख के कि कितना पैसा मिलना था या और नहीं मिला, या फिर हमको कितना माल किसी को डिलीवर करना था लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं कर पाया। तो ये सब चीज एडजस्टमेंट होती है हमारे फाइनल ईयर में। इसी को हम कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल भी, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इनकम और एक्सपेंस को यहाँ पर सही किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर सैलरी देना बाकी है तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अगर इनकम अर्न हुआ था लेकिन रिसीव नहीं हुआ, मतलब वही जैसे मैंने बोला कि आपने किसी को सामान बेचा उधार पे, ठीक है, मतलब सामने वाला बोला कि मैं 2-3 महीने बाद आपको पेमेंट दूंगा, तो पेमेंट अभी तक आया नहीं। तो मतलब जैसे मान लीजिए मार्च एंड में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको रिपोर्ट बनाना है, लेकिन जो पैसा आना था वो इस ईयर एंड के बाद आएगा, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद आने वाला है ना। तो उसकी एंट्री भी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा हमको कि ये पैसा हमको भले बाद में मिलेगा लेकिन आना है, तभी तो आप पूरा प्रॉफिट लॉस जो आपका स्टेटमेंट्स बनेंगे वो प्रॉपरली आपका बन पाए।
तो इसी के लिए यहाँ पर एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा। ओके, यही यहाँ पर बात हो रही है कि दिस इज डन बेस्ड ऑन अ मैचिंग प्रिंसिपल। मतलब मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? मैच इनकम विद द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड। इनकम और एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, ये बेसिकली आपका एक्यूरेट कॉन्सेप्ट जो आपने पहले पढ़ा था ना, कि जब जिस दिन इवेंट या ट्रांजेक्शन हुआ उसी दिन रिकॉर्ड करो, भले आपको कैश मिला या ना मिले। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर क्या लिखा है? सेम पीरियड की इनकम और एक्सपेंस को मैच करना। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। आगे देखते हैं, 6 स्टेप हो गया हमारा, एडजस्ट करते हैं एंट्री। 7 पे क्या होता है? रिवाइज ट्रायल बैलेंस। मतलब एडजस्टमेंट करने के बाद जो हम ट्रायल बैलेंस को हम रिवाइज करते हैं, है ना। इसे मतलब जो भी करेक्शन था यहाँ पर, जो भी गलतियां दिखी थी, जो भी अनबैलेंस इनबैलेंस दिखा था, उसको करेक्ट करते हैं हम एडजस्टमेंट इंटरेस्ट के बाद। और जो फाइनल जो रिपोर्ट बनता है उसको हम बोलते हैं रिवाइज ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट के पहले होता है और एडजस्टमेंट के बाद क्या होता है? रिवाइज ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो आफ्टर एडजस्टमेंट अ रिवाइज ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। दिस शोज अपडेटेड बैलेंस आफ्टर द एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, एडजस्टमेंट के बाद जो एंट्रीज होते हैं वो यहाँ पर दिखते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? रिवाइज ट्रायल बैलेंस बन गया। अब क्या होता है? अब क्लोजिंग एंट्रीज एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब अब क्लोजिंग एंट्रीज, दैट इज फाइनल क्लोजिंग ऑफ ऑल द टेम्पररी अकाउंट आर पास। मतलब आपको पहले भी डिस्कस किए थे कि जो भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है ना, तो जैसे एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट, ये सब जो चीजें अकाउंट्स होते हैं, इनको ये सब टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं। हर साल अलग अकाउंट बनते हैं, तो ईयर एंड में जो अकाउंट को हमको क्लोज करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, टेम्पररी अकाउंट सारे हम बंद करते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज और द फाइनल क्लोजिंग ऑफ टेम्पररी अकाउंट आर पार्ट्स यूज्ड टू क्लोज नॉमिनल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंस। ठीक है, then we prepare the statement of profit and loss, that is profit and loss report। ये सब क्लोजिंग एंट्री के बाद हम अपना प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, मतलब पहले हमारा ये सब कैलकुलेशन होने के बाद हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है। जैसे एग्जांपल, टोटल सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट, है ना। मतलब ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ? 8वां स्टेप होता है हमारा कि सारी नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज करो और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनो। जब ये बन जाता है, इसके बाद हम बनाते हैं हमारा बैलेंस शीट, जो कि 9 स्टेप होता है, प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसमें हम पूरे बैलेंस शीट क्या होता है आपको याद है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमको क्या बताता है? हमको बताता है कि पूरे साल भर में कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। और बैलेंस शीट क्या बताता है? एक दिन का रिपोर्ट बताता है। मतलब पूरे ईयर एंड में, पूरे फाइनेंशियल ईयर के आखिरी डेट में कंपनी की किस अकाउंट में क्या पोजीशन थी। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो था वो पूरे साल भर का रिपोर्ट बताता है, और बैलेंस शीट क्या बताता है? आखिरी दिन का रिपोर्ट, मतलब एक दिन का रिपोर्ट। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं कि remaining balances in the journal ledger are aggregated or combined or classified grouped properly. This is presented in the balance sheet in the financial which shows us financial position statement। Okay, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट क्या है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट। ठीक है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है, उसके बाद बैलेंस शीट बनता है। अकाउंटिंग साइकिल एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, मतलब ये अकाउंटिंग साइकिल की एंड कब होती है? प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। फिर से बोल रहा हूँ, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि अकाउंटिंग साइकिल की एंड किससे होती है, अकाउंटिंग साइकिल कहाँ खत्म होता है, तो खत्म कहाँ होता है? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं। ठीक है, पूरा ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आखिरी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं, तब जाके अकाउंटिंग का जो साइकिल होता है वो क्लोज होता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आते हैं? 2 चीज आते हैं मेन, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा कौन सा रिपोर्ट होता है? बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि जो बैलेंस बचे होते हैं उन्हें कंबाइन किया जाता है, मतलब एग्रीगेट किया जाता है, और साथ में ग्रुप किया जाता है, मतलब क्लासिफाइड और ग्रुप प्रॉपर्ली। जितने भी बैलेंस होते हैं, ठीक है, उनको हम
कंबाइन करते हैं और ग्रुप करते हैं, और फिर ये सब करने के बाद उनको फाइनली एक बैलेंस शीट रिपोर्ट में हम प्रॉपरली दिखाते हैं, जिसमें हम प्रॉपरली दिखाते हैं कि एसेट्स क्या था, लायबिलिटीज क्या था, किस कौन से अकाउंट का कितना बैलेंस बचता है बना है, वो सब हम फाइनल इसमें बना बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये स्लाइड हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा, ओके, एक पॉइंट और बचा है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है कि अकाउंटिंग साइकिल एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्पेसिफिक, कोई ऑलरेडी बात हो गई है कि अकाउंटिंग साइकिल एंड कहाँ होता है, उस साल भर का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बन जाता है आखिरी दिन तब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अकाउंटिंग साइकिल में आगे देखते हैं। हमने बात की थी मैचिंग प्रिंसिपल, है ना, हमने बात की थी एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे भी, और मैंने बोला था कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे ही मैचिंग प्रिंसिपल बनता है ना, एक्चुअल कॉन्सेप्ट से ही पहले, मतलब मैचिंग प्रिंसिपल में एक्चुअल कॉन्सेप्ट ही यूज होता है। लेकिन फिर भी किसी ने मुझसे पूछा था कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट या फिर मर्सेंटाइल सिस्टम और मैचिंग प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ऐसा समझिए, पहली तो बात तो ये कि मैचिंग प्रिंसिपल कौन से बेस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और एक्चुअल कॉन्सेप्ट में होता क्या था, हम रिकॉर्ड करते थे कोई चीज को जब वो होता था, ठीक है, ना कि जब कैश सेटलमेंट, है ना। मतलब अगर किसी ने आपसे इस महीने कुछ स्टील खरीदा, ठीक है, पैसा इस महीने नहीं दे रहा है, पैसे वो 2-3 महीने बाद दे, पर वो आप रिकॉर्ड आज ही करेंगे। आप रिकॉर्ड करें कि हमें हमने स्टील बेचा 5,000 का और कैश मिलना है हमको 2 महीने बाद। ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद जब वो कैश मिलेगा तब रिकॉर्ड करें, उसको आपको आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, कि 2 महीने के बाद हमको भले कैश मिलेगा लेकिन रिकॉर्ड आज करेंगे। जिस दिन इवेंट या जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसी दिन आपको रिकॉर्ड करना है। तो अब मैचिंग प्रिंसिपल वर्सेस एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता क्या है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट को मर्चेंटाइल सिस्टम भी बोलते थे, है ना। तो देखिए पहले आपका आता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक्चुअल कम्स फर्स्ट एंड मैचिंग कम्स आफ्टर दैट। एक्चुअल में क्या करते हैं आप, एक्चुअल में करते हैं, एक्चुअल कॉन्सेप्ट हमको बताता है कि कब रिकॉर्ड करना है, व्हेन एंड व्हाट शुड बी रिकॉर्डेड, है ना, कब क्या रिकॉर्ड करना है। और मैचिंग प्रिंसिपल हमको बोलता है व्हाई एंड हाउ टू रिलेट एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू। मतलब बेसिकली देखिए मैचिंग प्रिंसिपल हमको प्रॉफिट कैलकुलेशन में काम आता है, ठीक है, किस पीरियड में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। ये आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप एक्चुअल कॉन्सेप्ट से चीजें रिकॉर्ड ना करें। तो समझिए पहले रिकॉर्ड करना होता है प्रॉपरली, जो कि जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कब क्या रिकॉर्ड करना, और मैचिंग प्रिंसिपल बताता है कि जो रिकॉर्ड हुआ है उसको किस तरीके से यूज करके हमको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना। क्लियर, मतलब देखिए एक्चुअल के बिना तो मैचिंग पॉसिबल ही नहीं है, एक्चुअल से ही तो बता रहा है ना कि क्या डेटा किस हिसाब से रिकॉर्ड होना है, ठीक है। तो एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल में क्या करते हैं, वी पुट ट्रांजैक्शंस इन द करेक्ट डेट, सही समय पे हम सही चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। और मैचिंग क्या हो, मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है कि हम किस तरीके से वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट के थ्रू जो हमने रिकॉर्ड एंट्री की थी उस रिकॉर्ड को किस तरीके से यूज करके हमको प्रॉफिट निकालना है उस पीरियड के लिए, ठीक है। एक और देख लेते हैं कि एक्चुअल क्या होता है, डेटा कलेक्शन होता है, और मैचिंग क्या होता है, उस डेटा का यूसेज होता है, ठीक है। एक्चुअल मतलब डेटा कलेक्शन या डेटा रिकॉर्डिंग, और मैचिंग प्रिंसिपल से हम उस डेटा जो कि हम रिकॉर्ड किए थे यहाँ पर उसको कैसे यूज करके प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन करना है। तो डिफरेंस बस ये होता है कि यहाँ एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि आपको क्या और कब, मतलब कब और क्या रिकॉर्ड करना है, और मैचिंग प्रिंसिपल बताता है कि उस डेटा को किस तरीके से यूज करके आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपका फ्लो क्या होता है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट में वी पुट ऑल द आइटम्स इन द करेक्ट डेट। अगर मार्च में कुछ इवेंट या ट्रांजेक्शन हो रहा है तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट बताता है कि आपको सारे आइटम मार्च के जो लेजर है, मार्च का जो रिपोर्ट है उसमें ऐड करना है, भले पेमेंट बाद में होने वाला है, ठीक है। अगर जैसे बोला कि मार्च का जो सैलरी आप अप्रैल के शुरू में देते हैं ना, तो आपको देखिए उसको रिकॉर्ड आपको मार्च पीरियड में ही करना है, ठीक है। तो और मैचिंग प्रिंसिपल क्या बताता है कि जो भी हमने एंट्रीज किया था उसमें हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हम यूज करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन, मतलब कौन कौन सा डेटा हम यूज करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कि एक्चुअल हमको बता रहे हैं कि क्या कब और क्या रिकॉर्ड करना है, और मैचिंग प्रिंसिपल हमको बताता है कि जो रिकॉर्ड हुआ था एक्चुअल कॉन्सेप्ट से उसको किस तरीके से यूज करके हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है,
तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं कि मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में बुक में क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है कि ऑल द रेवेन्यूज अर्न और एक्सपेंसेस इनकर्ड मस्ट बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली वेदर द कैश इज रिसीव्ड और पेड और नॉट। ठीक है, ये बेसिकली आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेवेन्यूज अर्न मतलब, रेवेन्यूज अर्न क्या मतलब, क्या होता है कि जो जो भी इनकम बिजनेस ने कमाए, चाहे कैश मिला या ना, और एक्सपेंसेस इनकर्ड मतलब जो भी खर्च बिजनेस ने किया हो, भले कैश दिया हो या नहीं, मतलब आपने कुछ सामान, इसको कैसे बोलूं, एक्सपेंसेस इनकर्ड मतलब जैसे सैलरी वाली बात हो गई थी कि मार्च में आप, मार्च की सैलरी आप अप्रैल में देंगे, है ना। तो भले ही आपने इस मंथ आपने सैलरी दिया नहीं, लेकिन आपको रिकॉर्ड करना है मार्च के टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि एंश्योर दैट दिस एंश्योर्स करेक्ट प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब अगर आप ये चीज सही से नहीं करेंगे तो आपका जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है वो सही से नहीं बने, उसमें गड़बड़ होगी। तो इसलिए 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 मैचिंग प्रिंसिपल यूज किया जाता है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, ताकि आपका जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बने वो प्रॉपर बने। और उस एंड दिस आल्सो रिक्वायर्स क्लासिफिकेशन अंडर अप्रोप्रिएट अकाउंट शीट। मतलब जो भी आप लेजर में जो रिपोर्टिंग बनाते हैं, ठीक है, उसको सही कैटेगराइजेशन, उसका सही कैटेगराइजेशन करना होगा ना। अगर अगर आपकी ट्रांजैक्शन सही अकाउंट में नहीं डाले तो गड़बड़ होगी। तो आपको हर ट्रांजैक्शन को सही अकाउंट हेड्स क्या होता है, बस कुछ नहीं, अकाउंट का टॉपिक मान लीजिए किस टॉपिक में क्या हो रहा है ना, उसी को हम बोलते हैं अकाउंट हेड। तो हर ट्रांजैक्शन को सही अकाउंट हेड में डालना जरूरी है। अकाउंट हेड मतलब कैटेगरी, जैसे कि सैलरी अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, परचेस अकाउंट एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसे फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही अकाउंट्स में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो बेसिकली आपको राइट कैटेगराइज करना होता है, राइट क्लासिफिकेशन करना होता है, तभी आपका रिपोर्ट प्रॉपरली बनेगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कैपिटल। देखिए ट्रांजैक्शन, टू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, एक होता है कैपिटल नेचर और एक होता है रेवेन्यू नेचर। ठीक है, कैपिटल और रेवेन्यू। अब इसमें देखते हैं क्या है। पहले तो हमको इन दोनों का प्रॉपर डिस्टिंक्शन इज एसेंशियल, मतलब दोनों में हमको सही अंतर जानना जरूरी है। अदरवाइज अब वो जो ये जो क्लासिफिकेशन की बात थी ना, कि अगर हम सही से क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे तो हमारी रिपोर्ट गलत बनेगी। तो वही क्लासिफाई, कैपिटल और रेवेन्यू दो टाइप के नेचर होते हैं ट्रांजेक्शन के। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन को अलग अलग पहचानना बहुत जरूरी होता है। अगर गलत क्लासिफाई किया तो फाइनेंशियल रिपोर्ट गलत बनेगी। रेवेन्यू ट्रांजेक्शन क्या होता है, ठीक है, इसको हम हिंदी में बोल रहे हैं राजस्व लेन देन। ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस। जो आपका इनकम और एक्सपेंसेस होता है वो आपके रेवेन्यू ट्रांजेक्शन होते हैं। रेवेन्यू मतलब इनकम और एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे कि इनकम में क्या होता है, जैसे सेल्स अकाउंट। एक्सपेंसेस में क्या हुआ, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे अगर स्टील सेल हुआ, ठीक है, तो आपका इनकम अकाउंट में गया, इनकम अकाउंट हेड में गया। वर्कर को सैलरी देना है तो ये आपके एक्सपेंस अकाउंट में गया। ठीक है, तो ये आपका रेवेन्यू बेस्ड ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, जो आपकी इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, दे आर रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको, इस टाइप के अकाउंट को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और वहीं पर जो कैपिटल ट्रांजेक्शन होता है, कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन होता है, वो क्या होता है, दे आर रिलेटेड टू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपको पता है, जैसे एसेट्स क्या हुआ, आपका मशीनरी खरीदे, ठीक है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, वो सब आपके एसेट्स हो गए। लायबिलिटीज क्या हुआ, जो आपने लोन लिया, कर्ज लिया, आपको किसी को कुछ पैसा देना है या किसी को आपको सर्विस देना है ना, तो वो आपके लायबिलिटीज हो गए, आपके ऑब्लिगेशन हो गए। तो उस टाइप के ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं कैपिटल ट्रांजेक्शन। तो दे आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। देखिए रेवेन्यू ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। और वहीं पर कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, बैलेंस शीट में। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, रेवेन्यू कहाँ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल ट्रांजेक्शन कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट। ठीक है, आगे देखते हैं इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांजेक्शन होते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं, आपके कैपिटल ट्रांजेक्शन की बात हो रही है ना। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स द बैलेंस शीट, ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। और दूसरा था दे रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब बैलेंस शीट आपका क्या बताता था कि एक दिन में, एक पर्टिकुलर दिन में कंपनी की क्या पोजीशन हुई, कंपनी कितने पानी में है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। तो वही आपको बताता है यहाँ पर। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांजेक्शन क्या बताता है, पहले तो इसको हम बैलेंस शीट में
को इफेक्ट करता है ये, और दे रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इसमें मैंने क्या लिखा है, ये सीधे बैलेंस शीट, इसका असर सीधे बैलेंस शीट पे पड़ता है, और रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस क्या लिखा है मैंने, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बिजनेस के पास क्या एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज है, जैसे सेल के पास कितनी मशीन है और कितना लोन है। ये वाला पार्ट आ गया एसेट्स में, ये वाला पार्ट आ गया आपका लायबिलिटीज। तो एसेट्स प्लस लायबिलिटीज आपका फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। तो दूसरा था रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब कौन सी, ये रेवेन्यू ट्रांजैक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। आप इसको इनकम एंड एक्सपेंस ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहाँ इफेक्ट करता है, ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, ये आपका इफेक्ट करेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देख लेते हैं क्या लिखा है, दिस अफेक्ट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रिफ्लेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। ठीक है, अगेन आपको याद करा दो फिर से कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्या डिफरेंस होता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको पूरे साल भर का डिटेल्स बताता है कि पूरे साल भर में आपने कितना पैसा कमाया या कितना एक्सपेंस किया। तो बैलेंस शीट क्या बताता है, सिर्फ एक दिन का, उस एक दिन में, उस एक दिन के एंड में आपकी कंपनी की क्या पोजीशन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है इसी में हमारा, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अभी हमने जो पिछले 2 स्लाइड्स में क्या क्या पढ़ा। तो क्या पढ़ा हमने, इसका बस एक फ्लो चार्ट, एक विजुअल फ्लो डायग्राम हम देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, अकाउंटिंग साइकिल की शुरुआत कैसे होती है, ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज क्या होता है, पिछले साल का जो बैलेंस होता है वो हम इस साल रिकॉर्ड्स में, नॉमिनल अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स में हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज। उसके बाद क्या आता है, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, हम डेली जो भी काम हो रहा है, ठीक है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज में, मतलब रफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद जर्नल एंट्रीज से हम जर्नल लेजर में पोस्ट करते हैं, मंथ के एंड में हम पूरा पोस्ट करेंगे, जो भी जर्नल एंट्रीज के थे उसको समराइज करके हम जर्नल लेजर में पोस्ट करेंगे। फिर क्या होता है, उसके बाद हम समय समय पर लेजर अकाउंट्स के बैलेंस निकालते हैं, हर अकाउंट्स के बैलेंस निकालते हैं। ठीक है, तो ये उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ द लेजर अकाउंट। बैलेंस निकालने के बाद, मतलब हर इंडिविजुअल अकाउंट्स के बैलेंस निकालने के बाद नेक्स्ट क्या करते थे, हम नेक्स्ट करते थे कि हम इसका एक ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट बनाते थे, है ना। तो नेक्स्ट होता है हमारा ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम सारे जो बैलेंस है जो हमने इस 4 स्टेप में किए थे, इसका हमने एक लिस्ट बनाया जिसमें सारे अकाउंट्स के बैलेंस लिखे। ठीक है, और चेक किया कि हमको इसमें कहाँ पर क्या गलत दिख रहा है, मतलब क्या अकाउंट डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर क्यों यूजुअली वो नहीं होगा तो उसके लिए हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो वो एडजस्टमेंट हम कहाँ करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है एडजस्टमेंट एंट्री, मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर एंट्रीज को मैच करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से, और एंट्रीज का एडजस्टमेंट करने के बाद जो हम फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिवाइज ट्रायल बैलेंस। ठीक है, रिवाइज ट्रायल बैलेंस ये जब बन जाता है, इसके बाद हम ईयर एंड में बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पहले तो हम अकाउंट, जो भी नॉमिनल अकाउंट, टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं उनको क्लोज करते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज डालते हैं उसमें, और फिर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, और वो बन जाने के बाद क्या बनता है, बैलेंस शीट। ठीक है, तो आखिरी स्टेप होता है बैलेंस शीट। तो अभी हम इस स्टेप पे हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, ट्रायल बैलेंस के बाद हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बट उसके पहले हम अकाउंट के क्लोजिंग एंट्रीज डालते हैं, है ना, क्लोजिंग एंट्रीज। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारा, क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, और फिर लास्ट में ये बन जाने के बाद हम अपना बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट किससे बनता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, और यही चीज को हम एक डायग्राम के रूप में देखें तो ऐसा हो गया, शुरू हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंसेस से, जिसको हम ओपनिंग एंट्रीज भी बोलते हैं। फिर जाता है हमारा जर्नल एंट्रीज में, जिसमें हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद मंथ के एंड में हम ये जो जर्नल एंट्रीज है उसको समराइज करके हम जर्नल लेजर में पोस्ट करते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करके ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर हम जो भी गलतियां दिखती है, ठीक है, जो भी मिसमैच होता है, इम्बैलेंस दिखता है, उसमें हम उसको हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, एडजस्ट कैसे करते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल यूज करके। एक्चुअल कॉन्सेप्ट से हम जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं उसको मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से मैचिंग प्रिंसिपल यूज करके कैलकुलेट किया जाता है, और उस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं एंट्री। एडजस्ट करने के बाद हम रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनता है। ठीक है, पहले हम क्या बनाए थे, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद एडजस्टमेंट कर रहे हैं, फिर रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाए। रिवाइज ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होता है, हम ईयर एंड में सारे अकाउंट क्लोज करते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज डालते हैं। ठीक है, ये क्लोजिंग एंट्रीज हो गया। उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। उसके बाद ये हो जाने के बाद हम बनाते हैं कहाँ गया,
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यहाँ पर बैलेंस शीट यहाँ पर गायब हो गया। अच्छा, ओके ओके ओके, ओपनिंग बैलेंसेस, ये थोड़ा ये गलत हो गया है। ये वाला गलत हो गया है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने के बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। इसको इग्नोर करिए, ये डायग्राम है, ये गलत है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने के बाद बनता है बैलेंस शीट, और फिर से जब ईयर एंड हो जाता है तो फिर से हम इसी स्टेप को पूरा कंटिन्यू करते हैं। साल की शुरुआत में फिर से ओपनिंग बैलेंस बनता है, फिर जनरल एंट्री बनता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डायग्राम। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो सर्कल है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, और यहाँ क्या लिखा है, क्या नीचे लिखा है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल में क्या होता है, बेसिकली हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू मैच करते हैं। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू भी हमने देखा कि कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन क्या क्या होते हैं ना। कैपिटल ट्रांजैक्शन में क्या क्या होते हैं, कैपिटल ट्रांजैक्शन से क्या बनता है, हमारा बैलेंस शीट है ना। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम बोलते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शन। और वहीं पर रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, क्या होता है रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। ये कहाँ जाता है, ये हमारा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये हमारे ये इफेक्ट करता है बैलेंस शीट को, ये तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा समरी पूरा, जो हमने अकाउंटिंग साइकिल जो था पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लिया। याद रखिएगा ये वाला जो सर्कल है वो गलत है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं।